हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का लेक्चर 2 ले रहा हूँ। तो जिसके अंतर्गत इसमें हमने रिलेटिव स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये दो टॉपिक लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टिफनेस के बारे में बताया था, तो आज उसी के आगे रिलेटिव स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव स्टिफनेस इज इक्वल टू स्टिफनेस डिवाइडेड बाई 4E। तो स्टिफनेस डिवाइडेड बाई 4E इसका मतलब है कि अगर किसी मेंबर की स्टिफनेस हमको मालूम है तो उसमें एक कांस्टेंट 4E जिसमें E यंग मॉडुलस है इसका भाग लगा दें तो ये रिलेटिव स्टिफनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और रिलेटिव स्टिफनेस का शॉर्ट फॉर्म RS हम लिखते हैं। तो रिलेटिव स्टिफनेस इज इक्वल टू के स्टिफनेस डिवाइडेड बाई 4E। एक ये फार्मूला सिंपल सा है कि स्टिफनेस अगर हमको मालूम है तो उस पर हम 4E एक कांस्टेंट का भाग लगा देते हैं, तो ये रिलेटिव स्टिफनेस हमको प्राप्त हो जाती है। तो डिफरेंट केसेस में क्या क्या होगी रिलेटिव स्टिफनेस, इसको हम देखते हैं। केस 1 में हमने बताया था दो तरह की कंडीशन उत्पन्न होती थी। केस 1 में है फार एंड इज फिक्स्ड। तो फार एंड तो इसमें फिक्स रहता है, लेकिन नियर एंड अगर सिंपली सपोर्टेड है, यानी नियर एंड सिंपली सपोर्टेड है और इसी पर मोमेंट m लगाया गया है, तो इस मोमेंट m के कारण इसके फिक्स्ड इन पर कितना मोमेंट कैरी ओवर होगा, इसकी क्या स्टिफनेस होगी, ये सब हमने बताया था। जिसमें डिराइव करके हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस केस में स्टिफनेस जो है ये k बराबर 4EI/L के बराबर होती है। तो ये स्टिफनेस k की वैल्यू है k बराबर 4EI/L। इस केस में अब इसी केस में इसकी रिलेटिव स्टिफनेस कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो रिलेटिव स्टिफनेस का एक फार्मूला जो ऊपर बताया है k/4E। तो k/4E, k की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। k बराबर 4EI/L पहले केस में, तो 4EI/L ये हो गया, और ये 4E से डिवाइड करेंगे तो ये 4E यहाँ पर नीचे आ गया। अब इसमें 4E से 4E कट जा रहा है, I/L केवल बचेगा। तो रिलेटिव स्टिफनेस की जो वैल्यू है ये I/L के बराबर हो गई। इसी को हम दैट इज RS रिलेटिव स्टिफनेस इज इक्वल टू I/L इन दिस केस। यानी ये केस 1 जो है जिसमें फार एंड फिक्स होता है और नियर एंड जो है सिंपली सपोर्टेड हो, तो उस केस में रिलेटिव स्टिफनेस जो है I/L के बराबर होती है। ये हमारा पहला फार्मूला है केस 1 के लिए रिलेटिव स्टिफनेस ज्ञात करने का। इसके बाद हम केस 1 का इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं, जिसमें फार एंड फिक्स था और नियर एंड जो है इसका फ्री था। तो नियर एंड फ्री है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। इस केस में हम पिछले वीडियो में बतला चुके हैं कि इसकी स्टिफनेस की जो वैल्यू है k बराबर ये EI/L के बराबर आती है। तो ये k बराबर EI/L है, तो इसका रिलेटिव स्टिफनेस कैसे ज्ञात करेंगे, k/EI यहाँ पर हो गया। तो k की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी EI/L, और ये 4E से यहाँ डिवाइड कर दिया। इसमें E से E कैंसिल हो गया, I ऊपर बचा, 4L नीचे बचा। तो I/4L ये हमारी रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू हो गई इस केस में। यानी इसको हम फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो रिलेटिव स्टिफनेस बराबर I/4E, ये दूसरा फार्मूला हो गया दूसरे केस में। इसके बाद केस 2 हम टेकअप करते हैं। केस 2 की जो कंडीशन थी फार एंड इज हिंज्ड। इसमें फार एंड जो है हमारा हिंज है, यानी मोमेंट यहाँ पर लगाया गया है, इसका फार एंड ये है, फार एंड जो है ये हमारा हिंज है, और हिंज सिरे पर जो है मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसमें कैरी ओवर मोमेंट नहीं होता। और इस केस में जो स्टिफनेस k की वैल्यू है ये 3EI/L के बराबर आती है। तो ये k बराबर 3EI/L इस केस में है। अब इस केस के लिए रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो रिलेटिव स्टिफनेस बराबर हो जाएगा k/4E।
बराबर, अब इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3ei/L, 3ei/L और ये 4e से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें e से e कट गया, बचा हमारा 3/4 i/L। ये 3/4 i/L बचा, इसी को हम फार्मूले में लिख लेंगे। रिलेटिव स्टिफनेस बराबर कितना निकला, 3/4 i/L। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। अब हम जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मोस्टली ज़्यादातर केस में इन द बिगिनिंग हमको ये 2 केस ही आएंगे, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 3। इनकी ही आवश्यकता ज़्यादा होगी। ये केस 1 का सेकंड पार्ट जो है कॉमन नहीं है, विशेष परिस्थिति में ही आता है, स्पेशल केस में। तो ये आगे जब हम टिपिकल प्रॉब्लम करेंगे तब इसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये रिलेटिव स्टिफनेस के ये डिफरेंट फार्मूले हो गए। हमें बस इतना याद रखिए कि अगर फार एंड फिक्स हो तब रिलेटिव स्टिफनेस की जो वैल्यू है वो i/L होती है, और जब फार एंड हिंज हो तब रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू 3/4 i/L होती है। बस इतना हम प्रारंभ में कंठस्थ कर लें तो हम आगे के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट इज द रेशियो ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर टू द टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर्स मीटिंग एट ए जॉइंट। इस फिगर को एक बार देख लें, परिभाषा जो डेफिनेशन है ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये एक ओ कॉमन जॉइंट है। इस जॉइंट से एक मेंबर OA, दूसरा OB, तीसरा OC और चौथा OD, ये 4 मेंबर कनेक्टेड हैं, जिसका ए सिरा फिक्स है, दूसरा हिंज है, ये फिक्स है, ये हिंज है, यानी ये डिफरेंट कंडीशंस में कोई से मेंबर हैं 4। हम अगर OA मेंबर की स्टिफनेस निकाल लें तो इसकी स्टिफनेस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फार एंड अगर हिंज है तो इसकी स्टिफनेस कितनी होती है और रिलेटिव स्टिफनेस कितनी होती है, हम इन दोनों की वैल्यू की गणना अभी कर चुके हैं। तो ये इसकी स्टिफनेस और सभी मेंबर्स की टोटल स्टिफनेस, यानी इसकी स्टिफनेस फिर इसकी स्टिफनेस, यानी सभी स्टिफनेस को अगर हम सम कर दें, जोड़ दें, तो किसी एक मेंबर की स्टिफनेस और सारे स्टिफनेस के जोड़ के अनुपात को ही हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट इज द रेशियो ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर टू द टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर्स मीटिंग एट जॉइंट, यानी उस जॉइंट पर मिलने वाले सभी मेंबर्स की स्टिफनेस के जोड़ के अनुपात के बराबर होती है। किसी भी मेंबर की किसी मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी उस मेंबर की स्टिफनेस और सभी मेंबर्स की स्टिफनेस का जोड़। एक सिंपल टर्म है, इसको हम फार्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू स्टिफनेस K ऑफ एनी मेंबर डिवाइडेड बाय द टोटल स्टिफनेस, यानी सम ऑफ स्टिफनेस। इसी तरीके से हम इस फार्मूले को स्टिफनेस के पदों में न लिख करके रिलेटिव स्टिफनेस के पदों में भी लिख सकते हैं कि ये रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। हम या चाहे स्टिफनेस का रेशियो निकालें या रिलेटिव स्टिफनेस का रेशियो निकालें, दोनों का रेशियो एक ही होता है, और इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम इसके अनुपात से भी ज्ञात कर सकते हैं और रिलेटिव स्टिफनेस के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूलों से ही हम रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना करते हैं। तो हमको बस इतना ही एक्चुअली फार्मूला याद रखना है, इसी का सीधे प्रयोग करना है क्वेश्चंस में। हाँ, ये कैसे, इसका थोड़ा डेरिवेशन हम समझा देते हैं जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि कैसे आया है। इसी केस में अगर हम इसके कॉमन जॉइंट जो है हमारा O, इस पर एक कोई सा मूवमेंट लगा दें, अगर हम इस तरह का मूवमेंट लगा देते हैं तो प्रत्येक मेंबर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये मेंबर भी उतना एंगल जो है इसमें एंगल बन जाएगा, इसमें ये भी यहाँ पर घूम जाएगा, ये भी, तो इनका एंगल ऑफ रोटेशन सभी मेंबर्स का सेम रहेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर ये रोटेशन डेवलप हो रहा है। तो उस
जॉइंट से कनेक्टेड जितने भी मेंबर हैं उन सब का एंगल ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, यानी स्लोप उसका सेम रहेगा। इसी चीज़ को हम लिखते हैं कि इफ़ एम इज अप्लाइड एट ओ द एंगल ऑफ रोटेशन विल बी सेम, यानी θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θ4। हमने प्रत्येक मेंबर के लिए इस जॉइंट पर जो ये स्लोप आया है वही एंगल ऑफ रोटेशन है, उसको θ1 θ2 θ3 और θ4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये सभी बराबर हैं, इसलिए इस तरह की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब इस केस में, केस 1 में जब फार एंड हमारा फिक्स हो, हमने θ1 इसके लिए इसके स्लोप का फार्मूला ड्राइव किया था। तो स्लोप इसके में जो स्लोप में जो फार्मूला आया था वहाँ से हम देखते हैं कि θ1 की वैल्यू ml/4EI के बराबर है। क्योंकि ये पहला मेंबर है इसलिए सफिक्स 1 सब में जोड़ दिया है। इनका मटेरियल प्रत्येक मेंबर का एक ही मान लिया गया है, यानी ये अलग अलग मटेरियल के भी मेंबर हो सकते हैं। उस केस में हमको यहाँ पर ई न लिख करके E1 लिखना होगा, ऐसे दूसरे वाले में E2 लिखना होगा, तीसरे वाले में E3 लिखना होगा, अगर अलग अलग मटेरियल के ये सभी मेंबर हैं। और अगर सारे मेंबर एक ही मटेरियल के बने हुए हैं तो इनके लिए कॉमन टर्म E का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये E का प्रयोग हम यहाँ कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं, ये पहले के लिए हो गया और दूसरा सिरा हमारा हिंज है। हिंज के लिए थीटा की वैल्यू जो है ml/3EI के बराबर आती थी। हमने वहाँ से ये फार्मूला नोट कर लिया और ये फिर हमारा दूसरा फिक्स हो गया। फिक्स के लिए वही पहला वाला फार्मूला हो गया, सफिक्स केवल 1 की जगह 3 आ गया और चौथे में हिंज फिर है, ये फिर से लिख लिया। अब इस तरह से हमने ये θ1 की वैल्यूज़ यहाँ पर रख ली। अब इसको हम थोड़ा सा इसका शेप चेंज करते हैं इस पद की। पहले पद में m1 को केवल ऊपर रखते हैं, बाकी L1 को नीचे भाग लगा देते हैं। तो m1 ऊपर छोड़ दिया, बाकी जो है L1 जो है ये 4EI के नीचे लिख लिया करके। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 4EI1/L1 इसको ब्रैकेट में नोट कर दिया। इसी तरह से प्रत्येक पद को कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पर हो जाएगा 3EI2/L2 हो जाएगा, 4EI3/L3 हो जाएगा, 3EI4/L4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को देखिए। ये 4EI/L ये हमारा फार एंड फिक्स के केस में ये किसकी वैल्यू है, ये स्टिफनेस की वैल्यू है। तो इसकी स्टिफनेस है ये, इसलिए इसको हमने K1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसकी स्टिफनेस है हिंज वाले सिरे की, इसको K2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये K3 हो गया, ये K4 हो गया। तो ज़रा इन चार पदों को कंपेयर कीजिए। पहले मेंबर का मोमेंट बटे स्टिफनेस, इसका मोमेंट बटे स्टिफनेस, मोमेंट बटे स्टिफनेस, मोमेंट बटे स्टिफ, यानी प्रत्येक मेंबर में जितना मोमेंट डेवलप होगा, यानी मोमेंट ये हमारा m जो कि कॉमनली O पॉइंट पर लगाया गया है, ये प्रत्येक मेंबर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही हमारे m1, m2, m3 और m4 हैं। तो इस मेंबर में जो मोमेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस मोमेंट और स्टिफनेस का जो रेशियो है ये बराबर है इसके, ये तीसरे यानी सभी के रेशियो बराबर हैं। यानी इसका मोमेंट बटे इसकी स्टिफनेस, इसका मोमेंट बटे इसकी स्टिफनेस, इसका मोमेंट बटे इसकी स्टिफनेस, और ये सब किसके बराबर होंगे, टोटल मोमेंट बटे टोटल स्टिफनेस के भी बराबर होंगे। इसलिए इसको हमने लिख लिया टोटल मोमेंट m बटे टोटल स्टिफनेस k। तो ये हम एक पद और जोड़ दिया इसी कंसेप्ट के आधार पर कि टोटल मोमेंट बराबर टोटल स्टिफनेस के बराबर भी होगा। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है इसी इक्वेशन से, m डिस्ट्रीब्यूट्स इन द रेशियो ऑफ k, यानी m जो है प्रत्येक मेंबर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, k के रेशियो में, यानी स्टिफनेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है अथवा रिलेटिव स्टिफनेस के रेशियो में डेवलप होता है। अब इसमें अगर हम ये पहला पद बराबर ये लास्ट पद टर्म इसको बराबर करते हैं तो यहाँ से m1 बराबर लिखा जा सकता है, ये k1 यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये m1 बराबर k1 बटे सिग्मा k इंटू m हम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इस पद दूसरे वाले पद को इस अंतिम पद के बराबर लिख करके हम लिख सकते हैं कि m2 बराबर k2 बटे सिग्मा k इंटू m। तो इसी तरह से हम प्रत्येक मेंबर को लिख सकते हैं। यहाँ हमने केवल दो ही मेंबर के फार्मूले लिखे हैं।
ये लिख सकते हैं, अथवा यहाँ हमने के पदों में लिखा है, अगर इसी फार्मूले को हम रिलेटिव स्टिफनेस के पदों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि के हमेशा जो है रिलेटिव स्टिफनेस हमेशा रिलेटिव स्टिफनेस के प्रोपोर्शनल होती है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो ये RS1 बटे सिग्मा RS, RS2 बटे सिग्मा RS इंटू एम के पदों में ज्ञात हो गया। अब ज़रा देखिए इन पदों में इस समीकरण का अर्थ क्या है। अगर हमको टोटल मोमेंट मालूम है इस जॉइंट पर ये टोटल मोमेंट जो अप्लाई किया गया है वो दिया हुआ हो, और फिर ये पूछा जाए कि ये मोमेंट इस मेंबर पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस मेंबर पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इन तीनों में अलग अलग किस अनुपात में ये मोमेंट बटेगा, तो किस अनुपात में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। तो वो तो आपने देख लिया कि अगर हमको m मालूम है तो m1 ज्ञात करने के लिए हमको इसका गुणा करना पड़ता है। अगर टोटल m मालूम है, इसमें इस संख्या का गुणा कर दें तो ये m1 ज्ञात हो जाएगा, पहले मेंबर में कितना मोमेंट आएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगा, किसका, पहले मेंबर का, यानी OA मेंबर का ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया K1 अपॉन सिग्मा K। इसी तरीके से दूसरा मेंबर OB को देखें, ये दूसरे मेंबर में M2 बराबर K2 बटे सिग्मा K इंटू M के बराबर आया है, तो ये M में इसका गुणा करने पर M2 आता है, इसलिए ये पद जो है हमारा दूसरे मेंबर का यानी OB मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया यहाँ पर, और ये पहले वाले मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये भी हैं, क्योंकि ये रेशियो दोनों समान हैं, जो ये वैल्यू है आएगी वही ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगी, ये वैल्यू भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगी। बस इसी बात को यहाँ लिख दिया गया है। K1 बटे सिग्मा K यानी ये वाला पद, दूसरा K2 बटे सिग्मा K, ये एट्सेट्रा यानी इत्यादि, इसी तरह से जितने भी मेंबर हैं सभी के लिए हम ये पद लिख सकते हैं। यही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं। अथवा RS1 बटे सिग्मा RS, RS2 बटे सिग्मा RS एट्सेट्रा, यानी इस तरह के अगर रिलेटिव स्टिफनेस के पदों में यही पद लिखे गए हैं तो भी ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं ऑफ द रेस्पेक्टिव मेंबर, अपने अपने मेंबर के, यानी जो जिस मेंबर का है वैल्यू उसी के जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बस यही चीज़ यहाँ पर देखिए फार्मूले में हमारे यही चीज़ लिखी हुई है अल्टीमेटली कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, स्टिफनेस बटे सिग्मा के, रिलेटिव स्टिफनेस बटे सिग्मा रिलेटिव स्टिफनेस। तो बस अल्टीमेटली हमको इसी फार्मूले को याद रखना है। अब इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस कैसे ज्ञात करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, इसका कंसेप्ट समझने के लिए एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं, और क्वेश्चन के द्वारा ये कंसेप्ट और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स इफ IAB रेशियो IBC रेशियो ICD इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4 इन गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, फिगर देख लें। ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू बीम है, A सिरे पर फिक्स है, B सिरा पर सिंपली सपोर्ट है, C सिरा पर सिंपली सपोर्ट है और D सिरे पर भी सिंपली सपोर्ट है, यानी हिंज है। तो ये सिंपली सपोर्टेड हैं। अब इसमें चूँकि ये रेशियो दिया हुआ है IAB, A से B तक जो है हमारा I की वैल्यू 2 भाग है, और B से C तक 3 भाग है, और C से D तक ये 4 भाग है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2I रेशियो 3I रेशियो 4I। तो ये हम इसके सोल्यूशन में एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट पार्ट की जो I की वैल्यू है वो 2I के बराबर है, और दूसरे भाग की जो है ये 3I के बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये तीसरे भाग में ये 4I के बराबर है। तो ये इनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज़ हैं 2I, 3I और 4I। तो जहाँ कहीं भी I शब्द प्रयोग फार्मूले में हुआ है वहाँ पर हम यही वैल्यू रखेंगे 2I, 3I या
4i। इसके बाद हम एक सिंपल टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में जॉइंट लिखते हैं, फिर दूसरे में मेंबर लिखते हैं, तीसरे में रिलेटिव स्टिफनेस लिखते हैं RS, और चौथे में टोटल सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, यानी इसी रिलेटिव स्टिफनेस का सम कर देते हैं। और चौथे कॉलम में हम, पांचवें कॉलम में हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। ये हमारा किनारे का पॉइंट है A, इसके बाद का ये पॉइंट है B। तो A हमारा कॉमन पॉइंट नहीं है, A पर केवल एक ही मेंबर कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इस टेबल में A ज्वाइंट की एंट्री नहीं की जाएगी। इसके अगला पॉइंट हमारा B है। B हमारा ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ इस B पॉइंट पर जो है, ये B पॉइंट यहाँ पर है, तो B पॉइंट पर ये दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं, B से A तक और B से C तक। तो B ज्वाइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसके बाद दोनों मेंबर, पहले B पॉइंट के इधर पहले वाला मेंबर BA और B पॉइंट के बाद वाला मेंबर BC। तो BA और BC यहाँ पर लिखेंगे दोनों को। तो ये मेंबर्स, पहले BA के बारे में देखिए, B से A तक। तो B से A तक यहाँ पर कंडीशन क्या है, इसकी रिलेटिव स्टिफनेस हमको नोट करनी है। तो रिलेटिव स्टिफनेस के लिए पहले फार एंड की कंडीशन देखिए। B पॉइंट का फार एंड कौन सा हुआ, A। तो फार एंड हमारा फिक्स है। जब ये सारा फिक्स होता है तो रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू जो है आपने पढ़ी है कि I/L के बराबर होती है। तो इसका I कितना है, B से A तक का I जो है क्वेश्चन के अनुसार 2i के बराबर है, तो I के स्थान पर हम 2i लिखेंगे बटे L। इसका देख लीजिए लंबाई कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है लोड तक, और लोड के बाद ये 1 मीटर है। तो टोटल स्पान हमारा A से B तक कितना हो गया, 4 मीटर का। तो ये स्पान हो गया टोटल 4 मीटर का। ये टोटल I हो गया, ये इस रेशियो में दिया हुआ है। तो I के स्थान पर ये 2i रहेगा, और स्पान की जगह पर ये 4 मीटर टोटल स्पान जो भी है। तो I/L का फार्मूला प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये सिरा हमारा फिक्स है। तो फिक्स सिरे पर जो है इसकी वैल्यू I/L के बराबर होती है रिलेटिव स्टिफनेस की। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये I/2 हमारा बच गया, I/2 शेष रह गया। अब इसके बाद दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं, B से C तक। तो B से C तक ये यहाँ पर विचार करें कि B तो हमारा बीच का पॉइंट है, इसका फार एंड कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इस पॉइंट को हम हिंज माने या कब्जेदार माने या सिंपली सपोर्ट माने, किस तरह का इसको कंसीडर किया जाए, कौन सी कंडीशन इस पर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा C पॉइंट है, C के आगे भी बीम हमारी कंटिन्यू कर रही है, इसके आगे भी एक सपोर्ट है। तो सबसे मुख्य बात ये होती है, आपको ध्यान ये देना है कि अगर इस सपोर्ट के आगे भी कोई सपोर्ट है, तब इस सिरे को जो है फिक्स माना जाएगा। अगर इसके आगे कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर इसको हिंज माना जाएगा। तो कंटिन्यूअस बीम में अगर बीम कंटिन्यू कर रही है और आगे भी सपोर्ट दिए गए हैं, तो इंटरमीडिएट जो हमारा सिंपल सपोर्ट है, ये सिंपल सपोर्ट होते हुए भी चूँकि कंटिन्यूअस बीम जुड़ा हुआ है मेंबर, इसलिए इसको फिक्स माना जाएगा। और फिक्स के लिए फार्मूला क्या होता है, वही I/L के बराबर होता है। तो ये B से C तक की जो बीम है, इसका I की वैल्यू कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 3i के बराबर। तो ये यहाँ पर I की वैल्यू टोटल 3i है, और B से C तक का जो स्पान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी 3 मीटर का दिया हुआ है। तो ये L की जगह पर भी 3 मीटर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा 3i हो गया, ये भी हमारा स्पान भी हमारा 3 मीटर हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा केवल 3 से 3 कट गया, I रह गया। अब हमको चूँकि इसे जोड़ना होता है, तो इसमें जैसे यहाँ पर भाजक कितना है, 2 का है, तो इसमें हम सिंप्लिसिटी के लिए अपनी तरफ से बना लेते हैं 2। तो 2 नीचे लाने के लिए हमें 2 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो I की जगह पर हम 2i/2 लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख देने से क्या होगा कि इन दोनों पदों को जोड़ना आसान हो जाता है, एक सिंपल हो जाता है। केवल इसीलिए किया जाता है, अगर आप नहीं भी जोड़ते हैं तो भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में है टोटल रिलेटिव स्टिफनेस।
तो ये टोटल रिलेटिव स्टिफनेस का मतलब इन दोनों रिलेटिव स्टिफनेस का जोड़ यहाँ पर करना है। तो ये I/2 और 2I/2, जरा जोड़िए दोनों। जब दो नीचे दोनों में कॉमन है तो I और 2I हमारा 3I हो गया, तो इनका सम जो है 3I/2 हो गया। जब सम ये हो गया तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना कर लेते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होंगे? RS1 बटे सिग्मा RS1। तो RS1 यानी पहले मेंबर का रिलेटिव स्टिफनेस, पहले मेंबर का रिलेटिव स्टिफनेस, ये पहले मेंबर का ये रिलेटिव स्टिफनेस, और ये सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ये है। तो रिलेटिव स्टिफनेस यानी इसमें इसका भाग यहाँ पर लगाना है। तो I/2 में किसका भाग लगाएंगे? 3/2I का। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है I/2 बटे 3I/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 से 2 कट जा रहा है, I से I कट जा रहा है, 1/3 ये रेशियो आ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसका जो है 1/3 ज्ञात हो गया। इसके बाद BC मेंबर का, ये तो था हमारा BA मेंबर का था। अब BC मेंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो इसकी स्टिफनेस लिखी जाएगी, इसका जो है रिलेटिव स्टिफनेस नोट किया जाएगा, ये और इसका रेशियो। तो 2I/2, 2I/2 और ये 3I/2, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो ये 2 से 2 कट गया, I से I कट गया, 2/3 इसका जो है ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हैं। ये BA मेंबर का यानी B से A तक का जो मेंबर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/3 है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 2/3 है। यानी B पर जो भी मूवमेंट होगा वो इस दिशा में 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस दिशा में 2/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद देखिए अगले जॉइंट पर हम विचार करते हैं, C पर। जब हम C पर विचार करते हैं तो C से जुड़ने वाले मेंबर कौन कौन से हैं पहले वो देखें। CB और CD। तो CB मेंबर यहाँ हमने नोट कर लिया, अगला मेंबर CD नोट कर लिया। अब CB मेंबर का जो है I की वैल्यू कितनी है? वो 3I के बराबर क्वेश्चन में दी गई है, और स्पान कितना है? 3। तो ये 3I/3 यहाँ फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसका फार एंड ये है। अब फार एंड के बाद भी एक सपोर्ट होने की वजह से ये एंड कब्जेदार नहीं माना जाएगा, हिंज नहीं माना जाएगा, इसको फिक्स की तरह से ट्रीट करेंगे कंटिन्यूस बीम में। तो ये फिक्स सिरे वाला ही फार्मूला लगेगा I/L। यहाँ ये जरूर ध्यान दें कि ये सपोर्ट हमारे सिंपली सपोर्ट होते हुए भी कंटिन्यूस बीम में अगर इसके आगे भी सपोर्ट है तब उसको फिक्स माना जाता है, और लास्ट सपोर्ट है उसके आगे कोई सपोर्ट नहीं है तब उसको जो है हिंज मान लिया जाता है। केवल अंतिम सपोर्ट हमारा हिंज होता है। जैसे ये किनारे का सपोर्ट है, ये हमारा हिंज कहलाएगा, इसे किसी भी हालत में फिक्स नहीं माना जा सकता। लेकिन इससे पहले वाला मेंबर क्योंकि इसके आगे मेंबर है तो ये मेंबर जो है कभी भी हिंज होते हुए भी ये हिंज नहीं माना जाएगा, इसको फिक्स माना जाएगा। तो इसीलिए 3I/I लिखा गया। ये हमारा सॉल्व होकर I आ गया। अब इसके बाद देखिए CD मेंबर के लिए, CD मेंबर का C हमारा कॉमन जॉइंट है, जंक्शन है, तो इसके फार एंड कौन सा हुआ? ये हमारा हिंज हो गया। जब ये हिंज हो गया तो हिंज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है 3/4 और I/L। अब इसका ज़रा I देखें, CD का जो I है ये हमारा 4I के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4I के बराबर है तो I की जगह 4I लिखा जाएगा और स्पान हमारा L की जगह ये 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये स्पान जो है 3 मीटर का है और ये I के स्थान पर 4I है, तो ये 4I/3 हो गया। यहाँ से देखिए 3 से 3 ये कट जा रहा है, 4 से 4 कट जा रहा है, केवल I बचता है। तो इसमें भी I बचा, इसमें भी I बचा। इन दोनों का यहाँ सम करेंगे, टोटल करेंगे, इन दोनों को सम इनके बीच में लिखेंगे। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना हो तो CB का अगर निकालना है तो CB का ये रिलेटिव स्टिफनेस I बटे ये सम, तो I/2I कर दीजिए, I/2I कर दीजिए, तो ये 1/2 ज्ञात हो गया। ये I/2I कर दीजिए तो ये हमारा 1/2 ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम ये रिलेटिव स्टिफनेस या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना कर लेते हैं। बस 1-2 बार इसका अभ्यास स्वयं कुछ क्वेश्चंस का करेंगे। इसके बाद ये इतना कठिन नहीं है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना करने में कहीं भ्रम हो, बहुत जल्दी ही इसका अभ्यास हो जाता है, तो ये कंसेप्ट भी
आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डील कर देते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स इफ आई इज सेम, यानी आई जो है प्रत्येक मेंबर का बराबर है। क्वेश्चन जरा देख लें कि फिगर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स इफ आई इज सेम फॉर ईच मेंबर। ये देखिए एक कंटिन्यूअस बीम दर्शाई हुई है। ये ए हमारा किनारे का सिरा है, दूसरा सपोर्ट हमारा एक बी पर सपोर्ट है, एक ये सी पॉइंट पर सपोर्ट है, ये डी पॉइंट पर सपोर्ट है, ई पॉइंट पर सपोर्ट है और एफ पॉइंट पर सपोर्ट नहीं है, ये ओवरहैंग है। तो इसका एक ओवरहैंग हमारा राइट साइड में आ रहा है और दूसरा ओवरहैंग हमारा लेफ्ट साइड में भी आ रहा है। तो दोनों साइड में ओवरहैंग की पोजीशन है। यहाँ पर ये ओवरहैंग, अब इसकी डिस्टेंस भी हम नोट कर देते हैं। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 और 3 की है, ये हमारा 4 मीटर है टोटल स्पान, और ये मिडिल है 2 मीटर का, और ये भी हमारा 3 मीटर का है। ये तो ये डाटा जो भी हैं, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं, तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना करने का ही कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ देखिए, सबसे पहले बी पॉइंट पर बी से ए की तरफ, यहाँ देखिए ये हमारा फ्री एंड है, और फ्री एंड जब फार एंड इज फ्री होता है तो ये स्टिफनेस की वैल्यू 0 होती है, रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस केस में रिलेटिव स्टिफनेस के फार्मूले में हमेशा 0 लिख लें। और इसके दूसरे तरफ ये जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फार एंड ये हमारा है सिंपली सपोर्ट, लेकिन चूंकि कंटिन्यू है तो इसको फिक्स की तरह से ट्रीट करते हुए I/L, जो कि फार एंड इज फिक्स के लिए फार्मूला होता है I/L, तो इसका I/L हम यहाँ फार्मूला लिख देंगे I, और इसका L जो है B से C तक की जो दूरी है वो 4 मीटर की है टोटल, इसलिए ये I/4 हो गया। I इसका लिख लिया, चूँकि I प्रत्येक मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल I है, तो ये I हो गया, और ये L की जगह पर 4 मीटर हो गया, B से C तक की का स्पान हो गया। इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर I/4 हो गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये 0/I/4, तो 0/I/4 0 हो गया। यहाँ ये लिखेंगे BC भुजा का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखेंगे तो I/4/I/4, ये हमारा 1 हो गया। तो ये हमारे ओवरहैंग के केस में ज़्यादा ध्यान दें, जिस सिरे पर ओवरहैंग होता है बिल्कुल लास्ट में ही होता है ओवरहैंग, तो ओवरहैंग की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 लिखा जाता है और ओवरहैंग के दूसरे साइड में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आता है। अब इसके बाद सी पॉइंट पर देखिए, अगर हम सी को जंक्शन लेते हैं तो सी बी हमारा एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर सी डी हो गया। ये हमने सी बी मेंबर लिख लिया, ये सी डी मेंबर लिख लिया। अब जरा सी बी मेंबर को देखिए, सी बी मेंबर ये हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट के आगे कोई सपोर्ट नहीं है,
तो अंतिम सिंपली सपोर्ट जो है ये हमारा हिंज ही माना जाएगा। और जब हिंज माना जाएगा तो इसका जो रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला है वो 3/4 I/L होता है। तो I की जगह I लिखेंगे और L हमारा कितना दिया हुआ है, ये C से लेकर के B तक ये 4 मीटर का दिया हुआ है। तो ये 3/4 इंटू I/4 लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा आ जाएगा, या इसको बना रहने दें, ये 4 इंटू 4 हम चाहे तो इसको 3I/8 लिख सकते हैं, नहीं 16 लिख सकते हैं। और इसके बाद CD के लिए देखें, C से D तक ये सिरा भी हमारा फिक्स माना जाएगा। तो जब ये भी सिरा फिक्स माना जाएगा तो इस केस में चूँकि D के आगे भी हमारा सपोर्ट है तो ये फिक्स, इसको हिंज माना गया था, इसको फिक्स माना जाएगा। फिक्स मानने के केस में फार्मूला क्या होता है, I/L होता है। तो I बटे ये L कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ये चूँकि हिंज माना गया था इसलिए 3/4 का गुणा हुआ था I/L में, और ये फिक्स है इसलिए I/4 ही रहेगा यहाँ पर। तो ये I/4 हो गया। अब जब I/4 हो गया तो यहाँ पर जोड़ने में आसानी करने के लिए यहाँ पर नीचे भी 16 ले आइए। तो 16 लाने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4I/16। अब जब हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर सम कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा, नीचे दोनों में 16 है, यहाँ 4I है, यहाँ 3I है, तो ये बचेगा 7I/16। ये हमारा सम आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लीजिए। CB का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा, ये इसकी जो है रिलेटिव स्टिफनेस बटे सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो ये है 3I/16 बटे 7I/16। अब देखो ये 16 से 16 ख़त्म हो जाएगा, I से I ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3/7 बचेगा केवल। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 3/7 आ गया। अब जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर ये 4I/16 डिवाइडेड बाई ये 7I/16। तो ये हमारा रेशियो 4/7 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ये C पॉइंट पर निकालिए। अब C पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आता है, D पॉइंट आता है। तो यहाँ D पॉइंट पर देखिए, तो D पॉइंट के दोनों तरफ के मेंबर लिख लीजिए DC और दूसरा DE। तो पहले DC के लिए देखिए, अब हमारा ये सिरा कैसा हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि इसके आगे सपोर्ट है। तो फिक्स होने की वजह से I/L लिखा जाएगा। तो I, इसका I लिखेंगे क्योंकि हर एक का I एक ही जैसा है, और स्पान हमारा 4 मीटर है। तो ये I/4 हो गया। इसका जब इस तरफ लिखेंगे दूसरे तरफ, तब इसका I तो हमारा I ही है, लेकिन ये सिरा कैसा माना जाएगा, E। ये हमारा हिंज सिरा हो गया। और हिंज सिरे के लिए फार्मूला याद होगा, 3/4 लिखा जाता है। 3/4 I/L। L की वैल्यू इसमें 3 मीटर दी है, तो ये L की वैल्यू 3 मीटर दी है। तो ये 3/4 इंटू I/L हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करें, 3 से 3 कट गया, ये हमारा I/4 आ गया। दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बच जाएगा हमारा 2I/4। I/4 और I/4 ये हमारा 2I/4। इसको कैंसिल मत कीजिए क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए नहीं काटेंगे तो आसानी से रेशियो निकलेगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, तो ये बटे ये करेंगे, तो I/4 बटे 2I/4, ये हमारा कट गया, 1/2 बचेगा। यहाँ पर भी यही चीज़ है, I/4 बटे 2I/4,
ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद जो है ई सिरे पर हम विचार करेंगे, तो ई डी और ई एफ। तो पहले ई डी को देख लें। ई डी ये सिरा फिक्स माना जाएगा, तो I/L होगा। तो इसका I और L 3 मीटर है, तो ये I/3 हो गया। और ई एफ, ई से एफ तक ये हमारा ओवरहैंग है। ओवरहैंग का स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस जो है ये 0 लिखा जाता है। इन दोनों को जोड़ करेंगे तो ये I/3 लिखा जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर। अब इसके बाद इसका और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, I/3 बटे I/3, ये हमारा 1 आ जाएगा। और इधर 0 बटे I/3 करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक बिंदु पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितने कितने हैं किस मेंबर के लिए, वो गणना इस तालिका के द्वारा आपने समझी। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे। केवल कुछ बातें जो मुख्य हैं वो याद रखने की वही हैं कि ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट हैं इनको हिंज माना जाए या फिक्स माना जाए, केवल इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। फार्मूले तो हमको याद ही हो जाते हैं। तो जब सपोर्ट के आगे कोई दूसरा सपोर्ट ना हो, फार एंड के आगे, तब उसको अगर सिंपली सपोर्ट है तो उसको फिर हिंज माना जाएगा। और अगर इसके आगे, जैसे इस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, ये फार एंड का सपोर्ट है, इसके आगे भी एक सपोर्ट है, तो उस केस में इसको फिक्स मान लिया जाएगा। इसको फिक्स मान करके हम ट्रीट करेंगे, तभी ये हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे गलती नहीं होगी। क्योंकि यहीं पर डाउट होता है कि इस सिरे को क्या लिया जाए। फार्मूले तो याद है हमको, फार एंड फिक्स होने पर I/L होता है, और फार एंड ये हिंज होने पर 3/4 I/L होता है। तो ये इस आज के टॉपिक में रिलेटिव स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसके बारे में पूरी जानकारी है। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में इसके आगे का हम एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हल कराएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।